हेलो डियर स्टूडेंट, आपका क्लास 8th में हिंदी सेकंड व्याकरण में पार्ट 1 है व्याकरण और भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो यहाँ पर भाषा की हम पहले बात करेंगे। डेफिनेशंस दी गई है। भाषा एक साधन या ऐसा समर्थन साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाता है और उसी प्रकार दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर भाषा की परिभाषा वो है कि भाषा एक ऐसा समझ साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं तथा अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर है जैसे संसार के सभी देशों में अनेक भाषाएं हैं। एक देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। चीनी, अंग्रेजी, रूसी, अरबी, हिंदी, फ्रांसीसी आदि अनेक विश्व में भाषाओं के नाम से हम जानते हैं। भारत में अपने देश भारत में अनेक उन्नत भाषाएं हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश के उत्तरी भाग को वह मातृभाषा है। संस्कृत को इस देश में धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा अनादिकाल से ही रही है। बांग्ला, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती आदि अनेक भाषाएं न केवल मातृभाषा हैं बल्कि एक समृद्ध भी भाषा हैं जिसकी उच्च कोटि और हिंदी साहित्य में लिखा गया है, यानी कि जिसमें उच्च कोटि और हिंदी साहित्य में लिखा गया है। अपने देश की अनेक भाषाएं तो अपने संविधान में ही सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे भाषा के रूप बताए गए हैं। भाषा की डेफिनेशंस के बाद भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखित भाषा के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं समाचार पत्र, चिट्ठी, पत्र पत्रिकाएं आदि। और मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को या मुख से जो भाषा निकलती है हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा जब हम अपने विचारों को किसी के सामने सांकेतिक रूप से व्यक्त करते हैं या हाव भाव द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यहाँ पर है भाषा के अंग। भाषा के अंग दिए गए हैं। ध्वनि मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि है। मौखिक भाषा का प्रयोग ध्वनि के रूप में ही होता है। वर्ण ध्वनि शब्दों और वर्णों के माध्यम से, पद और सार्थक, वाक्यपूर्ण, यानी कि ये सभी भाषा के अंग दिए गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद है लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा जिस रूप में, यानी कि भाषा के लिखने का जो ढंग होता है ना उसे लिपि कहा जाता है। यहाँ पर लिखित भाषा के लिए ध्वनि को जो चिन्ह दिए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर है बोली। तो जो स्थानीय अलिखित रूप में किसी भी निश्चित या सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। प्राय 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्र के हिसाब से प्रत्येक जगह की बोलियाँ बदलती रहती हैं, किंतु बोली में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशेष शब्द अवश्य ही आ जाते हैं, जैसे बुंदेलखंडी, मैथिली, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी बोलियां हैं। उपभाषा भाषा का भी और गहरा रूप उपभाषा होता है। बोली के कुछ विकसित रूप में पढ़े लिखे और लोग जब मौखिक तथा लिखित रूप में प्रयोग करते हैं वह उपभाषा कहलाती है। तो वह भाषा हमारी उपभाषा कहलाती है। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोली भी हैं, किंतु इसमें अच्छा साहित्य पहले से ही हमें हिंदी साहित्य में मिलता है तो इसलिए ये उपभाषा का भी रूप है। व्याकरण, तो व्याकरण वह ढंग है या ये वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तथा जिसके द्वारा लिखित जो रूप है शिक्षा का हमें प्रभावी ढंग से लिखने और सुनने या बोलने को मिलता है। तो यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा दी गई है: जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है या उसे व्याकरण कहते हैं। अब नीचे है व्याकरण के विभाग। इसी अध्याय में भाषा के जो अंग, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य आदि बनाए गए हैं इन्हें प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि के नियमों के निर्धारण व्याकरण के विभिन्न विभाग हैं। यानी कि व्याकरण के विभाग के बारे में वर्ण, अंग, ये जो भाषा है इसके बारे में शब्द, पद, इन सभी जो वाक्य आदि ये सब बताए जाते हैं, ये सारे पोर्शंस व्याकरण के विभाग के अंदर आ जाते हैं।